आपका प्रश्न है, मैं हार गई 6वें दशक के मोहभंग की कहानी है, स्पष्ट कीजिए कैसे। तो इसका उत्तर ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश में बहुत चीज़ों का अभाव था, नई नई तकनीकों का अभाव था, उद्योगों के विकास का अभाव था, अन्न का भी अभाव था। तो नई नई तकनीक आने से हमारे किसानों की उपज में वृद्धि हो और फिर सुख समृद्धि हमारे देश में बढ़ जाए, ऐसी हमारी जो आम जनता थी उसकी आशाएं और अपेक्षाएं थी। 1960 तक आम जनता के जो लोग थे वो इसी आशा में रहे कि जैसे जैसे देश का विकास होगा, देश की समृद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे जीवन में सुख का संचार हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 1960 का दशक आता है तो हम देखते हैं कि जो अब से पहले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता थी, तो अंग्रेजों के हाथ में सत्ता थी, हम सोचते थे विदेशियों के हाथ में सत्ता है। जब अपने देश में देश के नेताओं पर, अपने देश के नेताओं के हाथ में सत्ता का सूत्र आ जाएगा तो हमारे जीवन में सुख आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब हम देखते हैं 1960 तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जितना अत्याचार, जितना भ्रष्टाचार अंग्रेज शासक कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश के नेता करने लगे हैं। देश में समृद्धि तो बढ़ रही है, लेकिन जैसे कहीं नौकरी निकली सरकारी जगह में तो उसमें आम आदमी जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलती है नौकरी, बल्कि जो नेता लोग हैं, जो आधीश हैं, सत्ता के सिंहासन पर जो बैठे हैं, वो अपने ही मित्रों को, रिश्तेदारों को उस पर नियुक्त कर देते हैं और आम आदमी ठगा सा रह जाता है। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। सरकारी सुविधा में, सरकारी बजट में ये तो निश्चित किया जाता है बजट की इतना बजट आम लोगों के लिए रहेगा, गरीब लोगों के लिए रहेगा, लेकिन बीच में ही दलाल लोग खा जाते हैं और दलाल लोगों की नेताओं के साथ साठगांठ होती है, तभी वो खाने में उसे सफल हो पाते हैं। ऐसे ही अगर हम न्याय विभाग में देखें या शिक्षा के विभाग में देखें तो शिक्षा के विभाग में भी देखा हमने कि जो आम आदमी, उनको एडमिशन ही नहीं मिल पाते थे और जो नेताओं के सिफारिश जिनके लिए होकर जाती थी उनको वहाँ सरकारी अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिल जाता था। या आप राशन की भी बात देखें तो राशन की जो निर्धारित राशि होती है वो होती है गरीब लोगों के लिए, लेकिन राशन का जितना भी सामग्री या जितना पैसा आता है उसे वही दलाल खा जाता है और फर्जी तरीके से डाटा पहुंचा दिया जाता है। भ्रष्टाचार में अगर कहीं नौकरी की बात निकलती है तो या तो उनके मिले प्यारों की, जो नेता के मिले प्यार हैं, उनको नौकरी मिलेगी या फिर उनको मिलेगी जो वहाँ पर तगड़ी रिश्वत दे सकते हैं। यानी कि आम आदमी को जो सुख की आशा अपेक्षा लगाए बैठा था उसके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उसी चीज़ को ये दिखा रहे हैं कि जब ये जनता देखती है मैं हार गई कहानी में कि अगर नेता अच्छे हों तो हमें सुविधा हम तक पहुंच सकती हैं जो सरकार हमारे लिए निर्धारित करती है। लेकिन सरकार भी उन्हीं नेताओं की थी और अच्छे लोग राजनीति में जाने की इच्छा नहीं रख पाते थे, ना उनके पास इतना समय होता है, ना उनके पास उतनी शक्ति होती है। वो ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं मैं हार गई में कि एक गरीब अगर नेता बनने की कोशिश करता है और उसमें सर्वगुण संपन्न है, उसमें अच्छी पूरे इतिहास की जानकारी भी उसे है, पूरा इतिहास उसने पढ़ा हुआ है, कहाँ क्रांति हुई, किस कारण से हुई, कैसे उस क्रांति में सफलता मिली या कैसे वो क्रांति विफल हुई, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उन सब की वो गुणों को धारण करता है। लेकिन उसकी दाल रोटी की जो समस्या है, उसकी बहन की बीमारी है, उसकी माँ के भरण पोषण है, वो उसे नेता बनने की उस स्थिति तक जाने ही नहीं देता जहाँ से वो जनता की सेवा कर सके या उस भ्रष्टाचार को दूर कर सके। दूसरी तरफ एक धनी घर में पैदा होने वाला आदमी है, वो सारे ऐबों को अपने, यानी गुण उसमें कुछ नहीं है, सारे के सारे अवगुण हैं। वो शराब पीता है, वो औरतबाजी भी करता है, वो जुआ भी खेलता है, लेकिन फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो कहता है कि इन सब कामों के साथ भी नेता बना जा सकता है। और क्योंकि औरतबाजी हो, शराब हो, जुआ हो, ये सारी पैसे से ही होंगे ये सारे काम, और पैसा कहाँ से आएगा? जनता से भ्रष्टाचार करके लूट कर आएगा। यानी कि नेता ऐसे ही बनेंगे। तो ये सब जो स्थिति थी ये 1960 के आसपास का जो दशक था, 50 से 60 का दशक, उस समय ये ऐसे नेता आ रहे थे, यानी कि जिसमें जितने ज़्यादा दोष थे, जिसके चरित्र जितने ज़्यादा गिरा हुआ था, उतना ही वो बड़ा नेता बन रहा था। तो ये कहना चाहती है कि नेताओं से मोह भंग होने लगा था जनता का,
मोहभंग यानी कि उन पर विश्वास, जो उनसे आशा रखी गई थी वो टूटने लगी थी, और उनमें जो एक मोह यानी कि जो उनके प्रति श्रद्धा, आशा या अपेक्षा जो थी वो सारी खत्म होने लगी थी। मैं हार गई में ये इस कहानी में पूरी तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। आपका प्रश्न है, कहानी कला की दृष्टि से मैं हार गई कहानी की शैलीगत विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। कहानी कला के तत्वों के आधार पर 6 तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है कथानक। जो कहानी का सारांश या प्रतिपाद्य इसमें होता है, वो जो कहानी का सारांश होता है, प्लॉट जिसे कहते हैं कहानी का, वो कथानक होता है। उसके बाद चरित्र चित्रण, यानी कि उसमें जो पात्र आए हैं उनका चरित्र चित्रण करना होता है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इसमें हमारे जो 2 भावी नेताएं हैं, एक लेखिकाई हैं, तो लेखिका हमारे सामने आती है, और जो 2 कहानी के चरित्र भावी नेता हैं उन्हें लेखिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन प्रश्न ये भी आ सकता है कि दोनों में से पहले भावी नेता का चरित्र चित्रण कीजिए जो गरीब घर में जन्मा है, और ये भी आ सकता है कि जो धनी घर में जन्मा है उस लेखिका के उस भावी नेता का चरित्र चित्रण कीजिए। लेखिका का चरित्र चित्रण करने का इसमें कोई प्रश्न नहीं आने की संभावना है, क्योंकि लेखिका खुद कहानी लिख रही हैं और उसमें दूसरों को ही प्रस्तुत कर रही हैं। तीसरा होता है संवाद। संवाद छोटे होने चाहिए, यानी कि जब इसमें लेखिका के और भावी नेता के बीच में संवाद होते हैं तो उन संवादों को छोटा होना चाहिए, कहानी को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, और उनकी चारित्रिक विशेषताओं को बताने वाले संवाद होने चाहिए। जैसे कि लेखिका का सबसे अंतिम जो सेंटेंस है वो उसे कहती है, दुराचारी अशिष्ट नारकीय कीड़े। तो इससे जो भावी नेता था दूसरा, उसके चरित्र की विशेषताएं हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और चौथा होता है संवाद का गुण, कि जैसा हमारा पात्र हो उसी के अनुसार उसकी भाषा होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा जो भावी नेता दूसरा है उसकी भाषा हमें थोड़ा सा इससे पता चलता है, अरे जान, यह क्या तुमने हर समय नेतागिरी का पचड़ा लगा रखा है, कहाँ तुम्हारी नेतागिरी और कहाँ छमिया का क्षमा का। तो इससे हमारे उसके चरित्र का भी पता चलता है, और जैसा उसका चरित्र है उसी के अनुसार उसका संवाद है। इसकी अपेक्षा अगर आप उसको देखते हैं जो हमारा गरीब घर में जन्मा था, तो वो कहता है, जब उससे लेखिका कहती है कि ये सब पचड़े छोड़ो और अपनी नेतागिरी में आओ, क्योंकि तुम सब कुछ बड़ी सरलता पूर्वक कर सकोगे, क्योंकि मैंने तुम में सब आवश्यक गुण भर दिए हैं। तो वो कैसे बोलता है, उसने बहुत ही बुझे स्वर में कहा, यह तो सब ठीक है, मेरी अंधी माँ और मेरी बीमार बहन का क्या होगा। मुझे देश प्यारा है, पर ये लोग भी कम प्यारे नहीं हैं। यानी कि इसमें जो गरीब भावी नेता था उसके चरित्र का पता चलता है कि वो अपनी माँ बहन की भी चिंता करता है, और वह बताता है कि मुझे देश प्यारा है, पर मुझे अपने परिवार के लोग भी बहुत प्यारे हैं। तो इससे यानी कि संवाद से हमारे उसके जो पात्र है उसकी चारित्रिक विशेषताओं का भी पता चलना चाहिए। चौथा हमारा होता है देश काल और वातावरण, यानी कि जिस जगह की घटना का वर्णन किया जा रहा हो या जिस जगह के बारे में बात की जा रही हो उसकी परिस्थिति हमें दिखाई जाए, और जिस समय की बताई जा रही हो उस समय की परिस्थिति दिखाई जाए। जैसे कि हमारी इस कहानी में 1960 के दशक की ये बताती है कहानी। तो उस समय जब हमारा देश को आज़ाद हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो उस समय की परिस्थिति इसमें आनी चाहिए। लेकिन अब तब से परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। अब जो कहानी लिखी जाएगी या जो कुछ भी लेख लिखा जाए, कहानी लिखी जाए, उसमें आज के समय की परिस्थिति होनी चाहिए। अगर आज की परिस्थिति बिल्कुल जस्ट आज की परिस्थिति देखी जाए तो कोरोना की महामारी फैली हुई है और परिस्थिति एकदम बदली हुई है। तो आज की परिस्थिति और भारत की परिस्थिति और अमेरिका की परिस्थिति में और चीन की परिस्थिति में अंतर है। यानी कि जगह की और समय की जो परिस्थिति है उसका हमारी कहानी में आना चाहिए। तो हमारी इस कहानी में अगर हम कहानी कला की दृष्टि से इसका विवेचन कर रहे हैं तो 1960 के 70 के दशक की परिस्थिति, भारत की परिस्थिति इसमें दिखाई गई है, जब अच्छे नेताओं का अभाव था और जो नेता थे उनके प्रति हमारी जनता का मोहभंग होता जा रहा था, क्योंकि उनमें दुर्गुण अधिक थे और सद्गुण ना के बराबर थे।
इसके बाद आता है हमारा भाषा शैली, कि भाषा शैली कैसी है। अब जो हमारा इसमें प्रश्न पूछा गया शैलीगत विशेषताएं, तो उसमें भाषा एक पार्ट होता है, शैली दूसरा पार्ट होता है। तो हमारी इसमें जो भाषा लिखी गई है वो साहित्यिक परिमार्जित परिष्कृत भाषा है, हिंदी खड़ी बोली, लेकिन उसमें चाहे अंग्रेजी के शब्द हो चाहे उर्दू के शब्द हो, तो इसमें बोलचाल की भाषा के शब्द अधिक दिए गए हैं, जिससे कि वो पाठकों को थोड़ी फैमिलियर लगने लगे, अच्छी लगने लगे। अगर शैली की बात करते हैं, केवल शैली ही आपने लिखने के लिए आता है, तो शैली में इसमें 4-5 शैलियों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। सबसे पहले है आत्मचरित मूलक शैली। आत्मचरित मूलक शैली यानी कि इसमें आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और किसी के चरित्र का, यानी जो उसका चरित्र माने होता है जीवन चरित्र, यानी जीवन की कहानी। तो इसमें 2 लोगों के जीवन की कहानी, एक भावी नेता काल्पनिक और एक भावी नेता, दूसरा भावी नेता वो भी काल्पनिक है, उनके चरित्र को, उनके जीवन की कहानी को इसमें दिखाया गया है और लेखिका ने अपने जीवन से जोड़कर, यानी कि आत्मकथात्मक शैली में इसे लिखा है कि मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा कहा गया। यानी कि पूरी की पूरी जो प्लॉट दिखाया गया उस समय, कैसे जनता का मोहभंग होता है, क्यों मोहभंग होता है, कैसी जनता की आकांक्षाएं, यानी कि जो लेखिका भावी नेता बनाती है वो जनता की आकांक्षा मतलब इच्छा, जनता की इच्छा होती है कि ऐसा नेता हमें मिलना चाहिए। और फिर जो दूसरा पार्ट होता है इसमें वो ये दिखाती है कि चाहते तो हैं हम कि सर्वगुण संपन्न ऐसा नेता होना चाहिए, पर मिल नहीं रहा, क्योंकि गरीब जनता में जो उत्पन्न होता है उसकी अपनी दाल रोटी की समस्या है, और अमीर घर में जो उत्पन्न होता है उसकी अपना माहौल उसे दुर्गुणों से भर देता है। वास्तव में है हमें ऐसे नेता मिल रहे हैं। तो ये क्योंकि लेखिका खुद कह रही है, मैं कह रहा है, तो इसलिए आत्मकथात्मक शैली। तो आत्मचरितात्मूलक शैली, आत्मकथात्मक शैली, और फिर है गवेषणात्मक शैली। गवेषणात्मक यानी कि आप जब कुछ खोज करते हो तो वहाँ गवेषणात्मक शैली होती है। यहाँ किसकी खोज की गई है ये आप जानते हैं, एक अच्छे नेता की खोज के लिए इस कहानी का निर्माण, इस कहानी का सृजन लेखिका ने किया है, तो इसलिए इसे हम गवेषणात्मक शैली भी कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक अच्छे नेता की खोज को काल्पनिक माध्यम से, कलात्मक ढंग से हमारे सामने रखा है। चौथी शैली हम संवादात्मक शैली, यानी कि अगर कहानी को एक लेखक ही लिखता चला जाता है, उसने ये कहा, ऐसा हुआ, तो वो वर्णनात्मक शैली होती है। तो वर्णनात्मक शैली भी इसमें है, क्योंकि वो जब पहले जो शुरू में आता है तो वो वर्णनात्मक शैली में ही आता है। जैसे वो बताती है कि हम हॉल में बैठे थे तो एक कवि महाशय ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की, और उसका सारांश ये था कि एक आदमी अपने बेटे को कमरे में, मतलब एक आदमी अपने कमरे में 3 चीज़ें रखता है, फिर उसका बेटा जाता है, ये उठाता है, वो उठाता है। तो ये वर्णनात्मक शैली होती है। ये सारा जो वर्णन कर रही है वो लेखिका कर रही है, तो ये वर्णनात्मक शैली भी इसमें आएगी। यानी हेडिंग डाल के आप ये सारी शैलियाँ लिख सकते हैं। एक संवादात्मक शैली, यानी कि जब डायलॉग आपस में पात्र बोलते हैं, तो इसमें डायलॉग भी यानी संवाद भी आपस में हर जगह बोले गए हैं। शुरू में ही जो हमारा संवाद आता है पहले पैराग्राफ में, तो संवाद 2 लोगों के बीच में होता है, तो पहले पैराग्राफ में नहीं आता है, ये दूसरे पैराग्राफ में आता है। क्यों, तुम्हें तो वह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। मैंने गुस्से में जवाब दिया, पसंद, मैंने आज तक इससे भद्दी और भोंडी कविता नहीं सुनी। तो यहाँ 2 लोगों का संवाद आया, यानी कि संवादात्मक शैली का भी इसमें वर्णन किया गया है, संवादात्मक शैली का भी इसमें निर्वाह किया गया है। तो ये आपकी 5 शैली हो गई। और छठी शैली है नाटकीय शैली। नाटक की एक विशेषता होती है कि उसमें पात्र ही बोलते हैं, लेकिन नाटक की दूसरी विशेषता ये होती है कि जब पात्र बोलते हैं तो उन्हें किस तरह के हाव भाव रखने हैं, किस तरह की अंग संचालन करना है, हंसना है, सीरियस होके कहना है, कान में कहना है, इस तरह की उसमें सूचनाएं दी जाती हैं। तो इसमें
हमारी जो कहानी है इसमें नाट्य शैली का भी निर्वाह किया गया है। जैसे पहला ही जो मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा था, संवाद पढ़ा था, उसमें वो बोलती हैं मैंने गुस्से में जवाब दिया, यानी कि उसको गुस्से की मुद्रा बनानी पड़ेगी और फिर वो बोलना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम नाटक में भी अभिनीत कर सकते हैं। ऐसे ही और भी हम इसमें संवादों में ढूंढ सकते हैं। जैसे एक पैराग्राफ में है, मैं झल्ला उठी, तुम नेता होने जा रहे हो या कोई मजाक है, यानी कि ये सेंटेंस उसने झल्ला कर कहा। जगह जगह इसमें जितने संवाद आ रहे हैं, मैं चिल्ला उठी, जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी सृष्टा हूँ। वह हंस पड़ा, यानी कि इसमें दो, इसको अच्छे से नाटक में अभिनीत किया जा सकता है। लेखिका चिल्लाती है, लेखिका कहती है तो वो चिल्ला कर कहती है, ऊंचे स्वर में कहती है, और जब उसका जवाब देता है भावी नेता तो वो कहता, वह हंस पड़ा, अरे तुमने तो मुझे अपनी कलम से पैदा किया है, मेरे इन दोस्तों को देखो, इनकी अम्माओं ने तो इन्हें अपने जिस्म से पैदा किया है, फिर भी वे इनके निजी जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करती जितना तुम करती हो। तो यहाँ भी एक उन्होंने उसके मुख मुद्रा बताई, हाव भाव बताया कैसे उसे बोलना है सेंटेंस। तो ये नाट्य शैली होती है। तो इस तरह से हमारी इसमें 5 तरह की शैलियों का इन्होंने निर्वाह किया है। गवेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, आत्मचरित्रमूलक शैली, वर्णनात्मक शैली, संवादात्मक शैली और नाटकीय शैली। आत्मकथात्मक शैली और आत्मचरित्रमूलक शैली को हम एक जगह ही लिख सकते हैं, इसको 2 जगह लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपनी कहानी आत्मचरित्रमूलक कहानी है, और मैं की शैली में बोलना, हर बात को मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, ये आत्मकथात्मक शैली है। तो इसमें आत्मकथात्मक शैली का भी निर्वहन किया गया है। वर्णनात्मक शैली का निर्वाह किया ही जाता है लगभग सभी कहानियों में। संवादात्मक शैली का भी किया है। संवाद भी लगभग अब सभी कहानियों में दे दिया जाता है, क्योंकि अब किस्सा कहानी की तरह कहानियाँ नहीं कही जाती हैं। एक नई कला की कहानी में संवाद सभी में होते हैं, और नाटकीय शैली, नाटकीयता सब में नहीं होती है, लेकिन इनकी कहानी में नाटकीयता का भी निर्वहन किया गया है। तो ये आपका प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।